दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के और महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जो आजकल चर्चा में है। दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले आपको मैं थोड़ा 2022 तक ले जाना चाहता हूँ। 2022 मई जून के महीने में महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, जिसके मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। और इस सरकार में नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का समावेश था। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार वहां चल रही थी। दोस्तों इस 2018 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें भाजपा और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और भारी बहुमत के साथ उन्होंने इस चुनाव में विजय भी हासिल की। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, ज़्यादा जब मीठा हो जाता है तो उसमें कड़वाहट आ ही जाती है। इसी तरीके से भाजपा और शिवसेना के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो आपस में कहा सुनी तनातनी हुई, उसको लेकर बात इतनी बिगड़ी कि भाजपा और शिवसेना की राह अलग हो गई। 25-30 साल पुराना गठबंधन सिर्फ सत्ता पाने के लिए आपस में लड़ मरे और हालात ये हुए कि महाविकास अघाड़ी का गठन किया गया, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों ने मिलकर वहां पर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। ये बात भाजपा को कुछ हजम नहीं हुई। उनको ये मलाल रहा कि शिवसेना और भाजपा को मिला समर्थन, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर शिवसेना के साथ में सरकार बना ली और भाजपा मुंह तापती रह गई। ये बहुत ही अफसोसजनक रहा भाजपा के लिए, खास तौर से मोदी शाह की जोड़ी के लिए, कि उन्होंने सारी तिकड़म लगाकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन जब मलाई खाने का मौका आया तो वहां पर शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर, यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया। ये बात भाजपा बुरी तरीके से इससे तिलमिला गई थी और वो किसी ना किसी तरीके से मौके की तलाश में थी कि किसी तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराया जाए। और ऐसा मौका मिला 2022 में, जब महाविकास अघाड़ी में मंत्री पद पर रहने वाले एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत करते हुए अपने साथ में लगभग 3 दर्जन विधायकों को तोड़ लिया और वो सबसे पहले वो बीजेपी की सरकार यानी गुजरात में अपने साथियों के साथ पहुंच गए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो असम पहुंच गए, गुवाहाटी पहुंच गए। और वहां पर जाके आपको ध्यान देना चाहिए कि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है और असम में भी बीजेपी की सरकार है। वहां पर जाकर इनका बिल्कुल अच्छी तरीके से देखभाल बीजेपी की सरकारों ने की। उनके लिए चार्टर्ड प्लेन किए गए, सारे विधायक बैठ के उसमें गए और करीब करीब 20-25 दिन तक ये महाराष्ट्र से बाहर रहे और उसके बाद महाराष्ट्र लौटे और इन्होंने ये दावा कर दिया कि उनके पास 3 दर्जन से अधिक के दावे विधायक साथ में है और हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। दोस्तों कितना आश्चर्यजनक लगा होगा शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को कि कल तक जो उनके साथ में बैठकर चाय पानी करते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे, आज वही एकनाथ शिंदे जो पहले पूर्व में ऑटो चलाया करते थे, शिवसेना ने उनको इस लायक किया कि वो प्रदेश में मंत्री बनने के कैबिनेट मंत्री बने। और उस एकनाथ शिंदे ने सिर्फ महत्वाकांक्षा के चलते शिवसेना के पार्टी को
के साथ दगा करते हुए ये साबित कर दिया कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। और आकर उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाए। बीजेपी के कद्दावर या पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सारी भूमिका निभाई। इस साजिश को रचने में पूरी तरीके से सक्रिय रहे देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने तत्पर में उस समय के राज्यपाल कोश्यारी जी को अपना समर्थन पत्र देते हुए कहा कि हम भाजपा के साथ में सरकार बनाना चाहते हैं। और कोश्यारी जी ने बिना किसी शंका के या तड़पड़ में सरकार बनाने के लिए पहले उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन फ्लोर पे दिखाने की बात करी। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा बहुत ही घात पार्टी है, लेकिन हमारे शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे उतने चालबाज या कपट भरे नहीं हैं। उन्होंने देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वहां पर भाजपा और शिवसेना के जो शिंदे गुट के नेता थे, एकनाथ शिंदे, उन्होंने सरकार में सीएम पद की शपथ ली। इस बात से इससे पहले जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उन्होंने अपने जितने विधायक थे उनको एक नोटिस सर्व कराया कि वो आकर, एक व्हिप जारी किया कि वो आकर सदन में पेश हों, लेकिन उन्होंने उस आदेश को ही मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके साथ में बहुसंख्यक विधायक हैं और वो वही असली पार्टी हैं। उन्होंने ये दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे का गुट असली शिवसेना नहीं है। दोस्तों, इसी बात को लेकर जब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने मामले को सुनते हुए कहा कि इसमें महाराष्ट्र के गवर्नर बीएस भगत सिंह कोश्यारी की जो भूमिका है बड़ी संदिग्ध है। उनको ये कोई अधिकार नहीं कि वो कह सकें कि मुख्यमंत्री ठाकरे अपना फ्लोर टेस्ट देने के लिए करें। सबसे पहले तो उनको सभी विधायकों को सदन में बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पार्टी पक्ष में यानी बीजेपी के सत्ता के पक्ष में ये अपना संवैधानिक अधिकार ना होने के बावजूद उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट करने के लिए बुलाया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे जाते तो हम उनकी सरकार को फिर से बनवाने का प्रयास करते, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट देने से इनकार कर दिया और उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा ना दिया होता तो उद्धव ठाकरे की सरकार फिर से फॉर्म में आ जाती और ये शिवसेना शिंदे गुट के लोग मुख्यमंत्री या दूसरी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने शिवसेना के जो पुराने नेता थे, सुनील प्रभु के मुख्य सचेतक के रूप में थे, उन्होंने जो आदेश दिया था उसका पालन न करते हुए उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। इसकी वजह से उनकी जो सदस्यता थी वो खतरे में पड़ सकती है। इस बात को लेकर पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह आदेश दिया, विधानसभा स्पीकर को कहा कि आप इन 16-17 जो विधायक हैं उनकी सदस्यता के बारे में निर्धारण आप करके हमें बताएं। और 3 महीने निकल जाने के बावजूद जो विधानसभा अध्यक्ष थे राहुल नार्वेकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को बहुत लाइटली लिया और इस मामले में वो टाला मटोली करते करते उन्होंने 5 बार इस काम के लिए 5 बार सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने दी भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफी लंबा खींचने का भी यह आरोप लगता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ढिलाई की वजह से और चुनाव आयोग की वजह से, इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो कि बीजेपी के एक विधायक भी हैं, उन्होंने टाला मटोली करते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगर 10 जनवरी के बाद तक आप इस मामले में कोई
फैसला नहीं लेते हैं तो फैसला हम करेंगे। तब जाकर राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने ये 1200 पेज का एक अपना फैसला देते हुए कहा कि क्योंकि शिवसेना का अपना कोई संविधान नहीं है, उस हिसाब से ये माना जाएगा कि वहां पे कोई अध्यक्ष ही नहीं है, और अध्यक्ष नहीं है तो वो केवल उनके कोई भी आदेश को मानने के लिए विधायक की स्वतंत्रता है कि वो माने या ना माने। यानी सुनील प्रभु के जो मुख्य सचेतक थे, उन्होंने जो आदेश दिया था उसको भी नल एंड वाइट कर दिया। यानी उन्होंने जो जिनकी सदस्यता दांव पे लगी थी उनको, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे का नाम भी था, उनकी जो मुख्यमंत्री पद की जो खतरे की घंटी बज रही थी, वो भी राहुल नार्वेकर ने यह कहकर खत्म कर दिया कि इनकी सदस्यता खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि इनकी जो विधायकी बरकरार रहेगी। इस बात से लोगों को ये अंदाजा लग गया था कि मामला पहले से ही तय था। शिवसेना के जो सांसद संजय राउत ने इस बात पर एक ट्वीट भी किया कि मामला पहले से ही सेट था, फिक्स था कि यही होना है। इतने दिनों तक केवल एक दिखावा किया जा रहा था कि सुनवाई होगी, कब होगी, क्या कुछ, लेकिन पहले से ही सीएम को मालूम था कि उनके पक्ष में ही निर्णय जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये निर्णय होना था उसी दिन सुबह सुबह राहुल नार्वेकर सीएम के पास पहुंच गए थे। तभी राजनीतिक जगत में ये चर्चा चल गई कि अब सरकार पे कोई संकट नहीं है, क्योंकि राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे की बैठक से सबको आगाज हो गया था कि परिणाम क्या आने वाला है। इस बात से नाराज पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने इस जो वर्डिक्ट आया है, स्पीकर का जो फैसला आया है, उसका उन्होंने काफी जोर शोर से खंडन करते हुए कहा कि इस फैसले का हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से विरोध करेंगे और हम अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द जाएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा में जो विधायक जिनकी विधायकी खतरे में थी उनको सपोर्ट करते हुए अपनी सरकार बचा ली, उसको देख के लगता है कि अब अन्य दलों में भी ऐसी बात हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, बीजेपी के बारे में एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत सही बैठती है। उसका कारण ये है कि उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठीक कहते हैं उन्होंने दूसरे दलों के पार्टियों के साथ साथ अपने एनडीए के घटक दलों को भी बिल्कुल न छोड़ने का रवैया अपना रखा है। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी तोड़ने का प्रयास किया। जिस तरीके से उन्होंने अरुणाचल में और मणिपुर में उनके विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उससे साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी सत्ता के लिए किसी को भी खत्म कर सकती है, किसी के साथ भी घात कर सकती है, और उन्होंने ऐसा किया भी। आपको याद होगा कि जेडीयू में एक नेता नीतीश कुमार के बाद एक बड़े नेता थे आरसीपी सिंह पुराने आईएएस अफसर थे, और उनको बीजेपी ने अपनी दल में, अपनी सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, और उनकी प्लानिंग ये थी कि आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को तोड़ा जाए और उसका फायदा अपनी पार्टी के लिए किया जाए। उसको वहां पे बिहार में अपना वजूद खड़ा करने के लिए बीजेपी ने आरसीपी सिंह को मोहरा बनाया, और आज ये हालात हैं कि आरसीपी सिंह ना इधर के रहे ना उधर के। उनके बारे में ये कहा जा सकता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और इसी तरीके से एक और पार्टी बिहार की ही है, क्षेत्रीय दल, रामविलास पासवान
जिनको लोग मौसम विज्ञानी भी बोलते हैं, वो जब भी मौसम बदलता है यानी राजनीतिक उथल पुथल होती है तो राम विलास पासवान किसी सत्ता किसी के हाथ में हो लेकिन मंत्री पद उनका पक्का रहता था। लेकिन जैसे ही रामविलास जी की डेथ होती है उसके बाद से बीजेपी का जो रुख बदला, उसको देखकर उनके बेटे चिराग पासवान को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ भी इतना बड़ा खेल कर दिया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ इतना ज्यादा प्रचार किया, इतना एंटी नीतीश प्रचार किया, उनने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे राम है और हम उनके हनुमान हैं। नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं और बीजेपी से कोई बैर नहीं। ये वो हर पार्टी में हर जगह रैली और सभा में उन्होंने किया और इसका सबसे बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हुआ ये कि वहां पर जेडीयू जो 70-75 सीट लेता था वहां पर उनको केवल 42-43 सीट पर आना पड़ा। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के कारण जेडीयू की हालत बहुत पतली हो गई। और दोस्तों, इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी रैली जरूर संबोधित करते थे संयुक्त रूप से, लेकिन चिराग पासवान के किसी बयान का उन्होंने कंडेम नहीं किया। नीतीश कुमार खून का घूंट पी के रह गए। लेकिन साजिशें देखिए किस तरीके से की जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की सीट आने के बावजूद, कम सीट आने के बावजूद उन्हें सीएम बनाया और वो 70-75 सीट पाकर भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं आगे किया, क्योंकि उन्होंने प्लान कर रखा था कि आगे चलकर इनको डिच करना है। और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मतलब राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को इतना फुट पे रखा, उसको आगे रखा, वो पूरे प्रचार में नीतीश कुमार के खिलाफ में खूब प्रचार किया इस तरीके से। लेकिन समय निकलने के बाद कुछ महीने के बाद ही चिराग पासवान की पार्टी में भी दो फाड़ हो गए। चिराग पासवान के दल में 6 लोग, उनको मिला के 6 सांसद थे, जबकि 5 सांसद भाजपा में ने एक बगावत करके एक नई पार्टी बना ली और वो भाजपा के सपोर्ट में चले गए। तो भाजपा ने दो सांसदों को अपने यहाँ मंत्री पद दे दिया और उनकी पार्टी को असली पार्टी मान लिया गया। बिल्कुल सेम वही हरकत हुई जैसे कि शिवसेना के साथ में हुई और ठीक उसी तरीके से आपके चिराग पासवान के साथ भी यही हाल हुआ। कोई भी ये सोच नहीं सकता कि भाजपा किसी को अगर पास में है या किसी प्रदेश में भाजपा का समर्थन उसके साथ है, अन्य राजनीतिक दलों को भी इन सब चीजों से सीख लेनी पड़ेगी। जैसे कि आरजेडी के साथ हुआ, जेडीयू के साथ हुआ, एलजेपी के साथ हुआ, शिवसेना के साथ हुआ और एनसीपी के साथ हुआ। इन सब को देखते हुए उन दलों को चेतना चाहिए कि जिनमें परिवार की बागडोर संभाले हैं वो लोग, वो पार्टी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो उन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो उनके पुराने शिवसेना, एनसीपी और जेडीयू और एलजेपी पार्टियों के साथ जैसा भाजपा ने किया है उसके लिए उन्हें पहले से सतर्क रहना चाहिए। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके साथ भी एक दिन ऐसा हो सकता है, उनके यहाँ से भी विभीषणों को तलाशा जाएगा और उनको लालच देके या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में रखकर उनका भी समर्थन वो ले सकते हैं और पार्टी में दो फाड़ करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छी और निष्पक्ष खबरों को अपने नॉलेज में लाना चाहते हैं, ऐसी खबरें जो बड़े मीडिया हाउसेस चलाते नहीं हैं और सत्ता की हमेशा याचना करते रहते हैं, सत्ता की स्तुति आरती करते रहते हैं, अगर आप उससे अलग हटकर खबरें देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल नेक्सन न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों,
बीजेपी के बारे में एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत सही बैठती है। उसका कारण ये है कि उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठीक कहते हैं उन्होंने दूसरे दलों के पार्टियों के साथ साथ अपने एनडीए के घटक दलों को भी छोड़ने का, बिल्कुल न छोड़ने का रवैया अपना रखा है। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी तोड़ने का प्रयास किया। जिस तरीके से उन्होंने अरुणाचल में और मणिपुर में उनके विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उससे साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी सत्ता के लिए किसी को भी खत्म कर सकती है, किसी के साथ भी घात कर सकती है, और उन्होंने ऐसा किया भी। आपको याद होगा कि जेडीयू में एक नेता नीतीश कुमार के बाद एक बड़े नेता थे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह पुराने आईएएस अफसर थे और उनको बीजेपी ने अपनी दल में, अपनी सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और उनकी प्लानिंग ये थी कि आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को तोड़ा जाए और उसका फायदा अपनी पार्टी के लिए किया जाए। उसको वहां पे बिहार में अपना वजूद खड़ा करने के लिए बीजेपी ने आरसीपी सिंह को मोहरा बनाया और आज ये हालात हैं कि आरसीपी सिंह ना इधर के रहे ना उधर के। उनके बारे में ये कहा जा सकता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और इसी तरीके से एक और पार्टी बिहार की ही है, क्षेत्रीय दल रामविलास पासवान, जिनको लोग मौसम विज्ञानी भी बोलते हैं। वो जब भी मौसम बदलता है यानी राजनीतिक उथल पुथल होती है तो रामविलास पासवान किसी सत्ता किसी के हाथ में हो लेकिन मंत्री पद उनका पक्का रहता था। लेकिन जैसे ही रामविलास जी की डेथ होती है उसके बाद से बीजेपी का जो रुख बदला, उसको देखकर उनके बेटे चिराग पासवान को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ भी इतना बड़ा खेल कर दिया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ इतना ज्यादा प्रचार किया, इतना एंटी नीतीश प्रचार किया, उनने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे राम है और हम उनके हनुमान हैं। नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं और बीजेपी से कोई बैर नहीं। ये वो हर पार्टी में हर जगह रैली सभा में उन्होंने किया और इसका सबसे बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हुआ ये कि वहां पर जेडीयू जो 70-75 सीट लेता था वहां पर उनको केवल 42-43 सीट पर आना पड़ा। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के कारण जेडीयू की हालत बहुत पतली हो गई। और दोस्तों, इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी रैली जरूर संबोधित करते थे संयुक्त रूप से, लेकिन चिराग पासवान के किसी बयान का उन्होंने कंडेम नहीं किया। नीतीश कुमार खून का घूंट पी के रह गए। लेकिन साजिशें देखिए किस तरीके से की जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की सीट आने के बावजूद, कम सीट आने के बावजूद उन्हें सीएम बनाया और वो 70-75 सीट पाकर भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं आगे किया, क्योंकि उन्होंने प्लान कर रखा था कि आगे चलकर इनको डिच करना है। और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मतलब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को इतना फुट पे रखा, उसको आगे रखा, वो पूरे प्रचार में नीतीश कुमार के खिलाफ में खूब प्रचार किया इस तरीके से। लेकिन समय निकलने के बाद, कुछ महीने के बाद ही चिराग पासवान की पार्टी में भी दो फाड़ हो गए। चिराग पासवान के दल में 6 लोग, उनको मिला के 6 सांसद थे, जबकि 5 सांसद भाजपा में ने एक बगावत करके एक नई पार्टी बना ली और वो भाजपा के सपोर्ट में चले गए। तो भाजपा ने दो सांसदों को अपने यहां मंत्री पद दे दिया और उनकी पार्टी को असली पार्टी मान लिया गया। बिल्कुल सेम वही हरकत हुई जैसे कि शिवसेना के साथ में हुई और ठीक उसी तरीके से आपके चिराग पासवान के साथ भी यही हाल हुआ। कोई भी ये सोच नहीं सकता कि भाजपा किसी को अगर पास में है
या किसी प्रदेश में भाजपा का समर्थन उसके साथ है। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के और महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जो आजकल चर्चा में है। दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले आपको मैं थोड़ा 2022 तक ले जाना चाहता हूँ। 2022 मई जून के महीने में महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, जिसके मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। और इस सरकार में नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का समावेश था। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार वहां चल रही थी। दोस्तों इस 2018 में जब चुनाव हुए थे तो उसमें भाजपा और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और भारी बहुमत के साथ उन्होंने इस चुनाव में विजय भी हासिल की। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, ज़्यादा जब मीठा हो जाता है तो उसमें कड़वाहट आ ही जाती है। इसी तरीके से भाजपा और शिवसेना के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो आपस में कहा सुनी तनातनी हुई, उसको लेकर बात इतनी बिगड़ी कि भाजपा और शिवसेना की राह अलग हो गई। 25-30 साल पुराना गठबंधन सिर्फ सत्ता पाने के लिए आपस में लड़ मरे और हालात ये हुए कि महाविकास अघाड़ी का गठन किया गया, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों ने मिलकर वहां पर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। ये बात भाजपा को कुछ हजम नहीं हुई। उनको ये मलाल रहा कि शिवसेना और भाजपा को मिला समर्थन, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर शिवसेना के साथ में सरकार बना ली और भाजपा मुंह तापती रह गई। ये बहुत ही अफसोसजनक रहा भाजपा के लिए, खास तौर से मोदी शाह की जोड़ी के लिए, कि उन्होंने सारी तिकड़म लगाकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन जब मलाई खाने का मौका आया तो वहां पर शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर, यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया। ये बात भाजपा बुरी तरीके से इससे तिलमिला गई थी और वो किसी ना किसी तरीके से मौके की तलाश में थी कि किसी तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराया जाए। और ऐसा मौका मिला 2022 में, जब महाविकास अघाड़ी में मंत्री पद पर रहने वाले एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत करते हुए अपने साथ में लगभग 3 दर्जन विधायकों को तोड़ लिया और वो सबसे पहले वो बीजेपी की सरकार यानी गुजरात में अपने साथियों के साथ पहुंच गए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो असम पहुंच गए, गुवाहाटी पहुंच गए। और वहां पर जाके आपको ध्यान देना चाहिए कि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है और असम में भी बीजेपी की सरकार है। वहां पर जाकर इनका बिल्कुल अच्छी तरीके से देखभाल बीजेपी की सरकारों ने की। उनके लिए चार्टर्ड प्लेन किए गए, सारे विधायक बैठ के उसमें गए और करीब करीब 20-25 दिन तक ये महाराष्ट्र से बाहर रहे और उसके बाद महाराष्ट्र लौटे और इन्होंने ये दावा कर दिया कि उनके पास 3 दर्जन से अधिक के दावे विधायक साथ में है और हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। दोस्तों कितना आश्चर्यजनक लगा होगा शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को कि कल तक जो उनके साथ में बैठकर चाय पानी करते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे, आज वही एकनाथ शिंदे जो पहले पूर्व में ऑटो चलाया करते थे, शिवसेना ने उनको इस लायक किया कि वो प्रदेश में मंत्री बनने के कैबिनेट मंत्री बने और उस एकनाथ शिंदे ने
सिर्फ महत्वाकांक्षा के चलते शिवसेना के पार्टी को के साथ दगा करते हुए ये साबित कर दिया कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, और आकर उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाए। बीजेपी के कद्दावर या पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सारी भूमिका निभाई। इस साजिश को रचने में पूरी तरीके से सक्रिय रहे देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने तत्पर में उस समय के राज्यपाल कोश्यारी जी को अपना समर्थन पत्र देते हुए कहा कि हम भाजपा के साथ में सरकार बनाना चाहते हैं, और कोश्यारी जी ने बिना किसी शंका के या तड़पड़ में सरकार बनाने के लिए पहले उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन फ्लोर पे दिखाने की बात करी। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा बहुत ही घात पार्टी है, लेकिन हमारे शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे उतने चालबाज या कपट भरे नहीं हैं। उन्होंने देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वहां पर भाजपा और शिवसेना के जो शिंदे गुट के नेता थे, एकनाथ शिंदे, उन्होंने सरकार में सीएम पद की शपथ ली। इस बात से इससे पहले जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उन्होंने अपने जितने विधायक थे उनको एक नोटिस सर्व कराया कि वो आकर, एक व्हिप जारी किया कि वो आकर सदन में पेश हों, लेकिन उन्होंने उस आदेश को ही मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके साथ में बहुसंख्यक विधायक हैं और वो वही असली पार्टी हैं। उन्होंने ये दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे का गुट असली शिवसेना नहीं है। दोस्तों, इसी बात को लेकर जब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने मामले को सुनते हुए कहा कि इसमें महाराष्ट्र के गवर्नर बीएस भगत सिंह कोश्यारी की जो भूमिका है बड़ी संदिग्ध है। उनको ये कोई अधिकार नहीं कि वो कह सकें कि मुख्यमंत्री ठाकरे अपना फ्लोर टेस्ट देने के लिए करें। सबसे पहले तो उनको सभी विधायकों को सदन में बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पार्टी पक्ष में यानी बीजेपी के सत्ता के पक्ष में ये अपना संवैधानिक अधिकार ना होने के बावजूद उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट करने के लिए बुलाया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे जाते तो हम उनकी सरकार को फिर से बनवाने का प्रयास करते, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट देने से इनकार कर दिया और उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा ना दिया होता तो उद्धव ठाकरे की सरकार फिर से फॉर्म में आ जाती और ये शिवसेना शिंदे गुट के लोग मुख्यमंत्री या दूसरी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने शिवसेना के जो पुराने नेता थे, सुनील प्रभु के मुख्य सचेतक के रूप में थे, उन्होंने जो आदेश दिया था उसका पालन न करते हुए उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। इसकी वजह से उनकी जो सदस्यता थी वो खतरे में पड़ सकती है। इस बात को लेकर पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह आदेश दिया, विधानसभा स्पीकर को कहा कि आप इन 16-17 जो विधायक हैं उनकी सदस्यता के बारे में निर्धारण आप करके हमें बताएं। और 3 महीने निकल जाने के बावजूद जो विधानसभा अध्यक्ष थे राहुल नार्वेकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को बहुत लाइटली लिया और इस मामले में वो टाला मटोली करते करते उन्होंने 5 बार इस काम के लिए 5 बार सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने दी भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफी लंबा खींचने का भी यह आरोप लगता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ढिलाई की वजह से और चुनाव आयोग की वजह से, इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो कि बीजेपी के एक विधायक भी हैं, उन्होंने टाला मटोली करते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा
कि अगर 10 जनवरी के बाद के तक आप इस मामले में कोई फैसला नहीं लेते हैं तो फैसला हम करेंगे। तब जाकर राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने ये 1200 पेज का एक अपना फैसला देते हुए कहा कि क्योंकि शिवसेना का अपना कोई संविधान नहीं है, उस हिसाब से ये माना जाएगा कि वहां पे कोई अध्यक्ष ही नहीं है, और अध्यक्ष नहीं है तो वो केवल उनके कोई भी आदेश को मानने के लिए विधायक की स्वतंत्रता है कि वो माने या ना माने। यानी सुनील प्रभु के जो मुख्य सचेतक थे उन्होंने जो आदेश दिया था उसको भी नल एंड वाइट कर दिया। यानी उन्होंने जो जिनकी सदस्यता दांव पे लगी थी उनको, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे का नाम भी था, उनकी जो मुख्यमंत्री पद की जो खतरे की घंटी बज रही थी वो भी राहुल नार्वेकर ने यह कहकर खत्म कर दिया कि इनकी सदस्यता खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि इनकी जो विधायकी बरकरार रहेगी। इस बात से लोगों को ये अंदाजा लग गया था कि मामला पहले से ही तय था। शिवसेना के जो सांसद संजय राउत ने इस बात पर एक ट्वीट भी किया कि मामला पहले से ही सेट था, फिक्स था कि यही होना है। इतने दिनों तक केवल एक दिखावा किया जा रहा था कि सुनवाई होगी, कब होगी, क्या कुछ, लेकिन पहले से ही सीएम को मालूम था कि उनके पक्ष में ही निर्णय जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये निर्णय होना था उसी दिन सुबह सुबह राहुल नार्वेकर सीएम के पास पहुंच गए थे। तभी राजनीतिक जगत में ये चर्चा चल गई कि अब सरकार पे कोई संकट नहीं है, क्योंकि राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे की बैठक से सबको आगाज हो गया था कि परिणाम क्या आने वाला है। इस बात से नाराज पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने इस जो वर्डिक्ट आया है, स्पीकर का जो फैसला आया है, उसका उन्होंने काफी जोर शोर से खंडन करते हुए कहा कि इस फैसले का हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से विरोध करेंगे और हम अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द जाएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा में जो विधायक जिनकी विधायकी खतरे में थी उनको सपोर्ट करते हुए अपनी सरकार बचा ली, उसको देख के लगता है कि अब अन्य दलों में भी ऐसी बात हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है।